देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो मामला है इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम का और निगरां हुकूमत को ज़रूरी फ़ैसलों का इख्तियार होगा, यानी कि अब इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरमीम को शामिल कर लिया गया है और शिक 230 में भी तरमीम मुजवज़ा बिल का हिस्सा है। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कल पेश किया जाएगा और इसमें बता दिया गया है कि जो निगरां हुकूमत होगी वो ज़रूरी फैसले कर सकेगी। ये यकीनी तौर पे जो अभी मौजूदा सेटअप पंजाब में है निगरां हुकूमत का, जो कुछ फैसले उन्होंने किए कुछ दिन पहले, तो आपको याद होगा कि उस पर बहुत तनकीद हुई कि जी निगरां हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो कोई भी फैसले कर सके या डिसीजन उस तरह से ले सके। उसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है और इलेक्शन की शफाफियत को यकीन बनाना होता है। लेकिन अब चूँकि इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मुजवज़ा बन चुका है और इस वक्त मौजूद भी है और वो नज़र भी आ रहा है ख़बरों में हर तरफ, तो ज़राए ये बताते हैं कि तरमीम को कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ 54वीं तरमीम को शामिल किया गया और शिक 230 में भी तरमीम मुजवज़ा बिल का हिस्सा है। अब इसमें जो 230 की सब क्लॉज 2A है उसमें तरमीम शामिल है, जिसके तहत जो निगरां हुकूमत है उसको इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के तहत निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फ़ैसलों का भी इख्तियार होगा और निगरां हुकूमत बैनुल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज भी होगी। साथ ही साथ जो मुजवज़ा तरमीम है उसके मुताबिक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है नतीजे को फौरी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद भी होगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर RO इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और इंटरनेट की सहूलत ना होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुँचाने का ही पाबंद होगा। मीन्स ये बहुत सारे, अच्छा इसके अलावा भी इसमें चीज़ें, सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट क्योंकि उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है पहले और उसको देखना है और इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि हाउ इट विल बी फ्रूटफुल या इसके जो नुकसानात हैं वो क्या होंगे और इसके क्या जो है वो फ़ायदे होंगे। दूसरी जानिब देखा जाए तो क्या वाकई जो हमने कल भी बात की थी इसहाक डार साहब निगरां वज़ीर आज़म होंगे, वज़ारत उज़्मा के हकदार हैं या उनका जो ये कहना है नून लीग का कि डेफिनेट सी बात है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा और क्या हो भी रहा है। और चूँकि जो इसहाक डार साहब का अपना स्टेटमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल्स पार्टी क्या सोचे इसमें, क्योंकि PDM के तर्जुमान तो कह चुके हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एवरीबडी हैज़ टू डिसाइड इट ऑल टुगेदर, कोई एक पार्टी या कोई एक जमात इसका फैसला नहीं कर सकती। दूसरी जानिब जी खान साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे, तो अब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तो इमरान खान साहब पेश हो चुके हैं। 2 अगस्त को फर्दर जुर्म आयद होगी और आज उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था तो वो फ़ौरन खुद ही पेश हो चुके हैं। तीसरा जी मईशत का मामला है, मईशत के हवाले से ये फैसले लिए जा रहे हैं और मईशत इस वक्त फिर डगमगा रही है अगेन, जिसके ऊपर आज वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी आया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। तो क्या अभी जो हालात हैं उसमें वज़ीर आज़म क्या समझ रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी सारी चीज़ों पर जी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आज मेहमानों में मौजूद हैं अली गौहर बलोच हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून से, सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुझे ज्वाइन करेंगी सना हाशमी साहिबा भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करती हैं न्यूज़ TV चैनल पर। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। अली साहब, देयर इज़ र्यूमर कह लें, ख़बर कह लें, जो भी कह लें, जो ये बात सामने आ रही है कि जी इसहाक डार साहब जो है वो निगरां वज़ीर आज़म हो सकते हैं, तो नून लीग इस खबर की तस्दीक करती है या तरदीद कर रही है? अली गौहर बलोच साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं जाती हूँ अली गौहर बलोच साहब की तरफ क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब की तरफ पहले जाऊँगी। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब,
ये जो खबर चल रही है जी इसहाक डार साहब के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक है इस नाम से, और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, आपके उम्मीदवार कौन होंगे वजीर आजम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी, ये बात परसों से गर्दिश कर रही थी। ये मेरे ख्याल में ट्रिब्यून ने ब्रेक की थी, खबर उनकी फ्रंट पेज पे थी इसहाक डार साहब के हवाले से, और फिर थोड़ी इसमें इस बात में गर्मी भी आई कल भी। लेकिन आई थिंक कल आपने अगर देखा होगा तो वफाकी वजीर जो है हमारी शहरी रहमान साहब सीनियर वजीर हैं, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि हमें ऑफिशियली PMLN की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, ना अभी तक इस मौजू पे कोई डिस्कशन हुई है कि केयर टेकर में क्या कौन आएगा स्पेसिफिकली। और कल हम एक TV शो पे ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर वजीर हैं, उन्होंने भी इस बात की नफी कर दी है। हमारा मौक़िफ़ असूली यही है कि जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सब जो पार्टीज हैं उनकी मुशावरत से ऐसा नाम आए जो सबको काबिल कबूल हो और वो एक न्यूट्रल फिगर हो। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कोई भी इलेक्शन के हवाले से, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से उस पर कोई काला दगा या दाग कोई ना डाल सके। तो और हम इस पे इस स्टैंड पे बिल्कुल खड़े हैं। तो ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। और जहाँ तक आई थिंक इसहाक डार साहब वाली बात है, वो आई थिंक PMLN अब खुद भी उस बात से रिट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज बड़ा अजीब सा एक सिनारियो पैदा हो जाएगा अगर कोई सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो कि एक पार्टी से जिनका ताल्लुक हो वो केयर टेकर में आ जाए। आई एम श्योर वो काबिल कबूल होना मुश्किल होगा और उसको सेल करना मुश्किल होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? कोई गौर है कुछ नामों पे और कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके हवाले से ये पूरा फाल निकल सकता है वजीर आजम का? जी रिदा, मेरे इत्तला के मुताबिक ऑनेस्टली अभी तक तो कोई सच पीपल्स पार्टी ने नाम। दुबई में तो मुलाकातें और बैठकें हो रही हैं, जरदारी साहब भी मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे दोबारा। जी, दुबई में मौजूद जरूर है, मुलाकात अभी तक नहीं हुई। बट यहाँ तक मुझे जरूर पता है कि जो बेसिस होगा, जिस बेस पे किसी को नॉमिनेट करना होगा निगरान वजीर आजम के लिए, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही बातचीत होगी और उस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए बात होगी। तो अभी तक पीपल्स पार्टी ने नहीं सोचा कि कौन सा नाम हो, क्योंकि PDM के हाफिज अब्दुल्ला साहब भी जो है वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो एक कोई नहीं ले सकता डिसीजन, तो कोई तो नाम होंगे जो ऑल टुगेदर ज़ेरे बहस होंगे। जी, हाफिज साहब से मेरी अपनी बात हुई थी फोन पे परसों, और मेरे कॉलीग रह चुके हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको। हाँ। और उन्होंने भी वही असूली बात रखी है कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो जाहिर है हर पार्टी कोई ना कोई नाम शायद फ्लोट जरूर करेगी, और ऐसा नाम फ्लोट करेगी जो वो समझती होगी कि बाकी सबको काबिल कबूल हो, और फिर ही जाके कोई वो नैरो डाउन करने से सिलसिला होता है कि 5-6 नामों में से फिर किसी एक पे कोई सब मुत्तफिक हो जाए। आई थिंक ये भी उसी तरह ही अमल दरामद होगा। ओके, अली गौर बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। लेट हो गए हैं आप, आपको पता है लाइव प्रोग्राम होता है। अच्छा, मुझे मेरे सवाल कर चुकी थी लेकिन दोबारा आप आऊंगी आपकी तरफ ही और दोहरा रही हूँ। ये वजीर खजाना साहब का नाम, इसहाक डार साहब का वजीर आजम के लिए नाम चल रहा है, जरा बता दें कि क्या हो रहा है, तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें खबर की। देखिए, बात यह है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर का नाम जो कि निगरान है उस पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। ओके। और ये बाकी सब क्या फराई हैं, और यकीनी तौर पर ये आईनी तौर पर तो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है, लेकिन इत्तेहाद में जितनी भी सियासी पार्टी हैं वो मतलब उनसे मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय के साथ जो भी नाम आएगा वो सामने आ जाएगा। तो ये जो नाम चला, ये जो खबर चली, इसके हवाले से हम क्या समझें? इसकी तस्दीक समझें या तरदीद समझें?
देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी ना तरदीद और तईद नहीं अभी की जा सकती, अभी वो वक्त ही नहीं है कि, और मैं समझता हूँ कि अभी कोई फाइनल भी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज इसमें काबिल जिक्र जरूर है कि देखें, दीगर जितने भी ममालिक हैं, बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर निगरान हुकूमतें भी नहीं बनती। जो पिछली हुकूमत होती है वही उसको कंटिन्यू करती है। और दूसरी बात ये है कि उसमें ये होता है कि फिर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन में गैर जानिबदाराना जो है माहौल प्रोवाइड करना, वो जो भी हुकूमत हो उसकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिला में ताउन करे। और बहरहाल चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को एक गंभीर हालात की तरफ धकेल दिया गया था मुआशी तौर के ऊपर और सियासी तौर के ऊपर, तो जाहिर है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान को ऐसे हालात में संभाला है और तक़वियत भी दी, और ख़ास तौर पर जो ये हमारे IMF के साथ मामलात हैं ये अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इन पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है, उसके लिए जो भी मुल्की मफाद में फैसला हो वो किया जाएगा, लेकिन इत्तेहादियों के मशावरत के बाद। अच्छा, लेकिन अई इसमें एक चीज और भी बता दे, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन अभी जो इलेक्शन एक्ट 2023 में आप लोग कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पेश करने जा रहे हैं तरमीम के हवाले से, तो ये इसमें तो निगरान हुकूमत को भी फैसले करने की आप लेवरेज दे रहे हैं, और इसमें तो बहुत सारे फैसले कर सकेगी, जो मैं अभी पूरा पढ़ रही थी उसको। देखें, पहली बात तो ये है कि ये अभी कल के ऊपर गया है, क्योंकि कुछ इत्तेहादी पार्टीज ने कहा था कि वो एजेंडा प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो सका और वो उसको मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं कर सके। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि जो भी तरमीम है ये नहीं है कि कोई कल या परसों के अंदर लिख ली गई है, ये वो तरमीम है जो अरसा दराज से अंडर प्रोसेस थी, जिसमें जितनी भी सियासी पार्टी हैं, इवन PTI की भी जो नुमाइंदगी है, ये उनके वक्त से ये मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। और इसमें तमाम वो तजावीज़ हैं जो तमाम सियासी पार्टी के लोगों की मतलब है कि इनपुट लेके उनसे उनकी मशावरत के बाद ये तय पाई। और जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी बनी थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी, जिसके बाद ये फाइनल हुआ है। तो ये नहीं है कि कोई अभी अचानक एक हफ्ते में कोई जरूरत ऐसी पड़ गई। हाँ, चूंकि अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा कुछ चीजें ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ये चीजें होनी चाहिए, और वो आइंदा इलेक्शन के लिए जरूरी है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जब तक ये हाउस के अंदर रिपोर्ट ना हो तो अगर कोई मुसवदा किसी के पास है, पता नहीं वो किस हद तक ठीक है या नहीं है, उस पर अभी बहस नहीं की जा सकती। कल जब सामने तजावीज आएंगी तो फिर पता चलेगा कि ये किस किस्म की तजावीज। ओके, सना हाशमी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सना साहब, ऑफ कोर्स बीइंग जर्नलिस्ट और सीनियर, आपके पास भी इंफॉर्मेशन तो होगी, इनसाइट्स भी होंगी कि क्या हो रहा है। आपने दोनों मेहमानों की बात भी सुनी, पीपल्स पार्टी और PMLN की। आप कैसे देख रही हैं इस खबर को, जब ये जो है आउट हुई और उसके बाद आई सब तरफ, और उसके बाद इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है सो फार टिल येट के जी कौन होगा वजीर आजम निगरां और क्या चल रहा है? वेल, थैंक यू वेरी मच रिदा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और दोनों शुरका की मैंने गुफ्तगू सुनी है। जरा बीइंग ए जर्नलिस्ट आप भी इस्लामाबाद को बहुत मॉनिटर करती हैं और हम भी देखते रहते हैं। इन माय ओपिनियन और मेरे तज्जिया तो क्या, लेकिन जो खबर है शायद उसके एतबार से वो ये है कि ये डेलिब्रेट एक्ट है, और जो नाम दिया गया है वजीर खजाना साहब का, ये एक टेस्टिंग होती है ना, जब आप किसी चीज को या किसी भी एटमॉस्फेयर को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये बात छेड़ें तो इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। अभी अली गौहर साहब कह रहे थे कि दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो इंटरम सेटअप लाते ही नहीं है, और ज़ाहिर जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वही अनाउंस करती है आपको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, और पूरा सेटअप और पूरा माहौल आपको फराहम करती है। तो मेरे तज्जिए के मुताबिक आई थिंक ये एक चेक था, ये एक टेस्टिंग थी, जिसपे बहुत सारी, आपने देखा शेरी रहमान साहबा का एक जवाब आया, उन्होंने कहा जी हमसे इस मामले पर कोई बात नहीं हुई है। बाकी सारी जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने भी कमोबेश यही बात कही। तो कहने का मकसद ये कि मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से अगर ये बात आई है, देखें अली गौहर साहब भी, अभी आपने कहा कि तरदीद करें या तस्दीक करें, तो वो ना तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं,
और इसका मकसद है कि ये बात आई है और इस पर कन्विंस किया है पार्टी के विद इन द पार्टी। मियां नवाज शरीफ साहब का इसमें आई थिंक मैं समझती हूँ जाती तौर पर बड़ा अहम रोल है, क्योंकि वो बहुत रिलाई कर रहे हैं इसहाक डार साहब को, और आफ्टर द IMF और सारा वो जर्नी जो है जिस तरह से पूरा हुआ है, गो के क्रेडिट गोज टू द आर्मी चीफ एंड सेकंड अप जाहिर है वजीर आजम पाकिस्तान। इन दो लोगों ने बहरहाल बहुत मेहनत की इस सारी सूरत हाल में, लेकिन इस वक्त जो इंटरिम सेटअप की बात है ना रिदा, इसमें ये चीज हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, शायद हुकूमत वक्त को भी, कि कंसेंसस डेवलप करना फॉर एनी मतलब एनी नेम बहुत मुश्किल टास्क होगा। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब बहुत लचक का मुजाहरा करते हैं हर चीज में, लेकिन ये भी याद रखें कि बाप पार्टी भी आपके पास मौजूद है, ये भी याद रखें कि MKM पाकिस्तान जैसी सियासी जमात मौजूद है जो बारहा कह रही है कि हमें मर्दमशुमारी के ऊपर अभी तक इत्तेफाक नहीं हम पैदा करवा सके हैं, जो कह रही है हल्का बंदियों पर अभी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सो जब तक इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की जो भी कमेटी है जो उन्होंने बनाई है, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं, बाकी दीगर और लोग भी मौजूद हैं, अगर वो बैठकर कंसेंसस डेवलप नहीं करते तो जो टेक्नोक्रेट्स की आपने सुना होगा इस दफा ये सारे लोग कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स भी नहीं होंगे, साबिक जजेस भी नहीं होंगे, वो कह रहे सियासतदान को ही लाएंगे जो निगरान सेटअप को आगे चलाए। तो इसमें दो चीजें हैं कि अगर इलेक्शंस को लिंगर ऑन भी करना है, और जो कि खबरें यही हैं कि जाहिर है ऑन टाइम तो नहीं लेकिन 3-4 माह आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए किसी ऐसे सियासतदान को ही मेरा ख्याल है सारे लोगों का इज्मा होगा जो इनके इन अदर वे जो बात सुने भी, कन्विंसिंग पोजीशन पर भी हो और पॉलिटिकली उसकी अपनी भी एक माइलेज हो। तो ये मेरा ख्याल है कि नाम तो अभी तक कोई गर्दिश ऐसे जैसे कहते हैं ना सुपर नेम जो है वो नहीं है, हाँ सेकंड बी थर्ड टियर के नाम है जिस पर अभी बात हो रही है, लेकिन कन्विंसिंग नाम अभी तक कोई सामने नहीं आया मां सिवाय वजीर खजाना इसहाक डार का। वो भी आई एम नॉट श्योर कि वो कन्विंसिंग है या नहीं, बिकॉज सारी पार्टीज ने उसके ऊपर काफी अपने अपने तरीके से तहफुजात का इजहार कर दिया। राइट अच्छा, दूसरा मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये अब हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम है उसके हवाले से भी आपने ऑफ कोर्स उसको पढ़ा होगा, जो आ गया इस वक्त बिल ड्राफ्ट होके, और निगरान हुकूमत को ज़रूरी फैसलों का इख्तियार होगा, उसमें जो क्लॉजेस बताए जा रहे हैं और जो चीज़ें हैं, अब ये कल बिल पेश होगा मुश्तरका इजलास में, तो ऑफ कोर्स उसने पास भी होना है। तो ये जो आप चीज़ें देख रही हैं, निगरान हुकूमत को बहुत पावरफुल बनाया जा रहा है, उसको वो राइट्स भी दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर एतराज़ात थे मोहसिन साहब की निगरान सेटअप के अंदर पंजाब में और जो KP में हुआ उसके बाद सो फार, तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि उन चीज़ों के बाद अब ये फैसले हो रहे हैं। तो आप इसको भी कैसे देख रही हैं? रिदा ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें हर हुकूमत और मौजूदा हुकूमत तो बहुत बैगेज दे के जा रही है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। ये जो आपने कहा कि इलेक्शन का जो बिल नया तरमीमी बिल जो है ये जो पेश करने जा रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक, इस पर मैं बात करती हूँ। देखिए बहुत जब आपके ऊपर बैगेज होता है ना किसी गवर्नमेंट पर, तो वो बहुत तरीके से अपने आप को ड्राइव करती है। इस वक्त जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये किसके फेवर में जाती है, शायद हमें सबसे पहले ये देखना होगा। ये इंतखाबी इस्लाहात उन तमाम इत्तेहादी हुकूमत के लोगों के फेवर में जाती हैं, खुद मुस्लिम लीग नवाज के फेवर में जाती हैं, जो कि ज़ाहिर इंतखाबात के अमल की जानिब बढ़ रहे हैं। इन इंतखाबी इस्लाहात का मेरे नजदीक जो मैंने अभी तक ड्राफ्ट के अंदर जो चीदा चीजें मैं पढ़ पाई हूँ उसके मुताबिक इजाफी इख्तियारात देने का मकसद ये है कि आप जवाज पैदा करें हुकूमत को लंबे अरसे तक चलाने का। और अगर ये सिर्फ पॉइंट नहीं, इन अदर वे अगर आप दीगर और पॉइंट्स की बात करें, गैर मुल्की, आपको पता है अभी लास्ट जो IMF का मुआहिदा हुआ, आपके इल्म में होगा, आपने शो भी यकीनन किया होगा उस पर, उन्होंने IMF के लोगों ने जाकर किससे मुलाकात की, चेयरमैन PTI से मुलाकात की। उन्होंने कहा जी इंडोर्समेंट दें कि गवर्नमेंट चली जाएगी तो ऐसा ना हो कि आप तशरीफ लाएं, अगर तो हमारे साथ आप 2 हाथ कर दें जो कि पहले हो चुके हैं। तो अब इन्होंने निगरान हुकूमत को कहा कि आप बैनुल अक़वामी मुआहिदों और जो कौमी मुआहिदे हैं उसमें भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे, जो कि निगरान हुकूमत में जिसके पास ये मैंडेट नहीं होता, विच मीन्स कि ये बड़ी वाज़ेह शक्ल है रिदा। अगर मुझसे बेहतर तज्ज़ियाकार आप पूछें और बात करें, खुद भी पढ़ें, तो वो आपको बताएंगे बड़ी वाज़ेह शक्ल है। इसका मकसद है कि हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट का दौरानिया बढ़ाएगी और जिसको ये सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। ये मेरा ख्याल। राइट
ओके, वेरी वेल, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। मैं मजीद भी इस पे बात कर रही हूँ, लेकिन हमें एक चूंकि कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी इस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर, और वापस जाऊंगी जी सब सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब की तरफ। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 अच्छा, सेंटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, ऑफकोर्स आप भी सुन रहे हैं सारी जो डिस्कशन हो रही है। मेरा आपसे भी सवाल अगेन वही है कि ये जो पार्लियामेंट में अब कल बिल पेश होने जा रहा है निगरां हुकूमत को ज़रूरी फैसलों के इख्तियार के हवाले से, अभी जैसे बात की सिन्हा साहिबा ने भी कि जी बैगेज है बहुत ज़्यादा हुकूमत के ऊपर भी, और ये जो सारा मामला है ये क्या, ये जो होगा बेसिकली तरमीम जो इसमें होंगी सारी, क्या इनका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि ऑफ कोर्स के हमेशा तो हुकूमत नहीं रहती सदापा, और हम वही बातें करते हैं कि जो फैसले होते हैं वो आगे मुस्तकबिल को देख के भी देखना पड़ता है कि क्या उन फैसलों के जो असरात हैं या जो उसके इफेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, और उससे क्या होगा। तो अब ये जो अभी आप तरमीम होंगी सारी, उसके बाद कभी अगर आपकी हुकूमत नहीं रहती, नेक्स्ट भी निगरान हुकूमत आती है, कुछ होता है, ऑपोजिशन में चले जाते हैं चीज़ें, तो आपको लगता है कि उसके बावजूद भी जो है ये जो भी फैसले हो रहे हैं वो देरपा होंगे, मजबूत होंगे, और उनके असरात जो हैं या जो समरात हैं वो अच्छे होंगे? जी रिदा, मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह से इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर ये बहस अभी चल रही है जी, कि निगरान हुकूमत के पास उसकी वो जो महदूद मुद्दत है उसके अंदर क्या अख्तियारात होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इस पे बहुत डिबेट हुई हैं। जो मेजर डिबेट हुई थी, मैं आपको बताऊं, जिसकी कल्मिनेशन हुई थी जब इलेक्शन एक्ट 2017 पास हुआ था, जिसमें सारी पाकिस्तान की जितनी पार्टियां हैं बशमूल जो आज की ऑपोजिशन है, जितनी भी पार्टीज हैं, सबकी मुशावरत से एक कानून बना था जिसे इलेक्शन एक्ट 2017 बोलते हैं। और उसके बाद भी जब ये फिर दोबारा इलेक्शन हुए 2018 के, और उसके बाद पार्लियामेंट जो भी तश्कील हुई, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी होती है जो वक्तन पर वक्तन इन कवानीन को देखती रहती है। इलेक्शन कमीशन का इसमें इनपुट आता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका आता रहता है। तो जैसे भी मेरे भाई ने बात करने कहा कि ये जो अभी बिल आया हुआ है और जो तरामीम इस पर पेश की गई हैं, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, और जाहिर है सबसे जो मेन स्टेक होल्डर है इलेक्शन लॉ के हवाले से वो सियासी जमातें ही हैं, बिकॉज उन्होंने हिस्सा लेना होता है इलेक्शन में। तो उनकी मुशावरत के साथ ये तरामीम पहले ही आई हुई थी, पेश नहीं हुई थी पार्लियामेंट में। जहां तक केयर टेकर को ये इख्तियारात देने की बात है कि वो कोई माशी फैसले कर सके पॉलिसी के हवाले से, ना सिर्फ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से, तो अगर आप पुराना कानून भी देखें, जो आज तक जो कानून है जो मौजूद है, ये तो भी बिल में पेश होगा, है उसके अंदर भी महदूद इख्तियारात के बावजूद भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे बिल को, एक्ट को, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस केयर टेकर गवर्नमेंट्स कैन टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन। उनको उनकी रीजंस देनी होती हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह अभी एक IMF एग्रीमेंट में हम एंटर किए हैं, और वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, बहुत महदूद उसकी मुद्दत है, 9 महीने की गालबन मुद्दत है, जिसमें एक ट्रांच इस हुकूमत को मिली है, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है डॉक्यूमेंट की, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और देखा है IMF वाला डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सेकंड ट्रांच केयर टेकर के दौरानिए में आनी है, और थर्ड ट्रांच आनी है जो इनकमिंग गवर्नमेंट होगी, जो भी इलेक्शन जीतता है, जो इलेक्टेड अवाम जिसको इलेक्ट करती है, ताकि उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, ताकि वो एक नई अग्रीमेंट के अंदर एंटर कर सके IMF के साथ। तो बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से हुआ है। मोर देन लाइकली उसकी जो पावर्स देने की, रादर देन के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो, बिकॉज वो शायद किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकता है, कोई डिले आ सकती है, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को कोई माने या ना माने, तो वो एक ब्रॉड पॉलिसी पर्सपेक्टिव से उनको ये पावर दी जा रही है, ताकि अगर कोई ऐसे अहम फैसले करने पड़ जाते हैं तो वो डिले ना हो, सिर्फ इस वजह से कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के बाद जो भी नई हुकूमत आएगी उसका वेट किया जाए। दूसरी बात यह है कि चूंकि इस टाइम पे एक ब्रॉड बेस्ड सियासी कोलिशन है जिसमें 13 जमातें शामिल हैं, ऑपोजिशन है,
इन सब के साथ IMF की बातचीत मेजर पार्टीज के साथ हो चुकी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है जो सबको काबिल कबूल हो बशमूल अपोजिशन को, तो उसको अगर कोई इख्तियारात दिए जाएं तो ये किसी को काबिल कबूल नहीं होंगे। ओके, ठीक हो गया है, सही है। मैं जरा अली गौहर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली गौहर साहब, आपको वापस आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, आ रही है। अच्छा अली गौहर, हाँ हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अली गौहर साहब, इसमें थोड़ा सा अब ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है क्योंकि जो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब दुबई में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो अब चूँकि और अब निगरान सेटअप आने की भी बात हो रही है, फैसले हो रहे हैं, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जैसे उस दिन कहा कि जी 2 बड़ों के फैसले हो गए हैं लाहौर में, जिस दिन मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब की भी और ज़ुदाई साहब की भी। तो ये जो फैसले हो रहे हैं वो वहीं से ही बैठ के होते रहेंगे, दुबई से या लंदन से, या अब जो आगे दिन आएंगे इलेक्शन कैंपेन्स के और नए इलेक्शंस के लिए, तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अब, या अभी भी बाहर से ही बैठ के सारी चीज़ें उन्होंने करनी है? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के कायद हैं और वो 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। और आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के जो मुल्की सलामती के इश्यूज के ऊपर उनकी जो कोशिशें और काविशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए, अदलिया की बहाली के लिए जो उनकी एफर्ट्स हैं वो उसका पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुतरफ है। और आपने देखा कि जहाँ तक ये बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं मुल्क में, और नवाज शरीफ साहब ही जो हैं वो हमारी PMLN की कैंपेन को लीड भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे। जहाँ तक फैसलों की बात है, देखें ये एक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस वक्त इत्तेहाद में शामिल हैं, उनका आपस में मुशावरत का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। और उसमें जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या फजल रहमान साहब हों। जाहिर है कि इन पार्टीज की सीनियर लीडरशिप का आपस में पाकिस्तान के मामलात के ऊपर डिस्कशन जरूरी है। और पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान ने तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। आइंदा भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो मशावरत है पार्टी की, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या हमारी दीगर सीनियर लीडरशिप हो, तो वो नवाज शरीफ साहब की मशावरत से ही फैसले किए जाते हैं। बाकी जो उनका इलेक्शन में किरदार है वो वापस आकर अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, लेकिन आईनी तौर पर जाहिर है कि जो निगरान वजीर आजम या वो सेटअप है उसमें आइन ये तकाजा करता है कि उसमें वजीर आजम जो है वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमने तो इस सिलसिले में फराख दिली का ये मुजाहरा कर रहे हैं कि हमने तमाम पार्टीज और तमाम स्टेट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है इस सिलसिला में। तो ये सिलसिला तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मुशावरत तो अच्छी बात है तमाम सिस्टम को, निज़ाम को आगे चलाने के लिए। ओके, सना हाशमी साहिबा, आप कैसे देखती हैं इसको, कैसे एनालिसिस करेंगी इस सारी सिचुएशन को कि अगर ऑफ कोर्स क्योंकि नून लीग के फैसले कर रहे हैं, अभी जैसे कहा अली गौहर साहब ने भी कि कायद पार्टी के फैसले तो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो बाहर से बैठ के फैसले हो रहे हैं उसमें, और एक खुद यहाँ मौजूद होके पार्टी के वर्कर्स के दरमियान और लोगों के दरमियान फैसले करना, उसको आप कैसे देखेंगी? इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के कैंपेन करते हैं तो कितनी मजबूत होगी, और यहाँ आ जाते हैं तो आपको कैसी लगती है कि ज़्यादा मजबूत होगी? आप इसको कैसे देखती हैं? Well, again, thank you, रिदा। मैं अभी गुफ्तगू सुन रही थी अली गौहर साहब की, और मुझे गुज़िश्ता रोज का बयान वज़ीर दिफा का याद आ रहा है। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर उसके टिकर जो है वो नशर किए गए। उन्होंने कहा कि ताहाल इंसाफ के तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर नहीं है, लिहाजा मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो इंसाफ के तराजू के पलड़ों के साथ जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपने मरियम बीबी के मुंह से सुना था। अब जो आपका सवाल है कि बाहर से बैठकर क़यादत के फैसले करना और फिर
मुल्क में आकर जनरल इलेक्शन के लिए कैंपेन करना। देखिए जो सिनेरियो है इस वक्त मुल्क की हालात का, इस वक्त तो आप ये समझे विन विन पोजीशन है मुस्लिम लीग नवाज की। वो सीधा करे, उल्टा करे, दाएं जाए या बाएं जाए, इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ, और इत्तेहादी भी वो इत्तेहादी जो आसिफ अली जरदारी जैसा इत्तेहादी हो, जो आपको थ्रू आउट सपोर्ट कर रहा हो, मतलब हर जगह पर उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर मुल्क वापस आते हैं तो ये एक अच्छा वक्त होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज टाइमिंग जो है ना उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर रही है कि व्हाट विल बी द राइट टाइम फॉर द मियां नवाज शरीफ, देन ही कैन कम बैक and enter in the general elections campaign. I think ये एक बड़ा मॉनिटरिंग टाइम है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। जो अभी मैंने आपको ख्वाजा आसिफ का इसलिए ये बयान बताया कि एक जानिब आपको पता है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी मुसलसल बुनियादों पर गिरफ्तारी की खबरें हम रोज सुनते हैं। हम सोचते हैं शायद 2 दिन के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर पता चलता है नहीं जी अभी नहीं हो रहे, अगले हफ्तों में कुछ बात पता चलेगी। सो बहुत सारी, देखिए इंसाफ के पलड़ों का बराबर होने का मतलब समझें रिदा आप, जब तक के उनकी गिरफ्तारी उसी अंदाज से नहीं हो जाती और वो पाबंदे सलासल नहीं हो जाते और वो इलेक्शन के इस पूरे सेटअप में चेयरमैन पीटीआई, वो क्या हमें पता है कि आफ्टर द 9th में वो इतना कुछ बिगाड़ हो चुका है पीटीआई के साथ कि अब वो जितना भी उसको बुनने की कोशिश करें, कितनी भी उसके ऊपर पेबंद लगाने की कोशिश करें, उनका वो कुछ भी नहीं बेहतर हो सकता। वो पोशाक फट चुका है, वो नकाब खिंच चुका है और अब उसकी जितनी भी बेहतरी की जाए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं दोबारा ये जुमला दोहराऊंगी कि अगर इंसाफ के तराजू के पलड़ों का बराबर होना जरूरी है तो उसमें जो शर्त है मुस्लिम लीग नवाज की, जो हमने शुरू से मरियम बीबी के मुंह से सुनी है, अली गौहर साहब हो सकता है मेरी बात से डिनाई करें, लेकिन उसमें की शर्त तो नहीं है कि ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन होना ऐसे ही है। इवेंचुअली जब ये होगा देन दैट द टाइम जब मियां नवाज शरीफ साहब वहां से फ्लाइट लेकर के पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर खड़े होंगे और यहाँ पर कहेंगे कि जी अब मैं इस मुल्क में जो है वो जनरल इलेक्शन की कैंपेन जो है वो कर रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट कि हम इंतजार करें, हम जिसे कहते हैं ना परसेप्शंस पे ना जाएं और उसके साथ साथ इन तज्जियों से भी परहेजी करें कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये बड़ा क्लियर है, पिक्चर इज वेरी क्लियर। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में आप कैसे देख रही हैं जनरल इलेक्शंस, क्योंकि अब करीब है इसलिए सवाल आपसे मैं करूंगी बिल्कुल, और आप उसको बड़ा क्लोजली एनालाइज भी कर रही हैं, मॉनिटर भी कर रही हैं। ये ऑफ कोर्स ये पीडीएम की इत्तेहादी जमातें तो हैं, इसमें तकरीबन 13 जमातें हमारे पास हैं जो कि हुकूमत में हैं और अभी कंटेस्ट भी करेंगी। ऑपोजिशन की एक ही जमात ही जी हमारे पास पीटीआई, और अब वो आपको नज़र आ रही है आगे कई इलेक्शंस में कंटेस्ट करती हुई, और उसका कोई स्पेस आपको नज़र आ रही है या आप भी समझते हैं कि चैप्टर क्लोज है? अच्छा, आई थिंक देखें रिदा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितनी भी हमारी जमहूरी जमातें हैं, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के भी बड़े मजबूत अजहान हों, वो ये बात कन्विंसिंगली कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी भी सियासी लीडरशिप के ऊपर इस तरह से पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से यही मौकिफ है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो तो मुसलसल बुनियादों पर यही कह रहे कि नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी पर जो है वो कदखन लगे या उसको रोका जाए। अब 2 सवाल है एक ही बात के, या बल्कि 2 जवाब है शायद। अगर 9 में ना हुआ होता, यानी 9 मई ना हुआ होता और पीटीआई की हैयत, उसकी हैसियत, उसके चेयरमैन की पॉपुलैरिटी, उसका जो सारा एक पर्सोना था वो वैसे ही होता तो शायद बहुत मुश्किल होता जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ना, बहुत मुश्किल होता इन 13 जमातों का उन हालात में रहकर सियासी जमातों के लिए सियासी जमातों को टफ टाइम देना। पीटीआई बहुत आराम से ड्राइव करती है इलेक्शन कैंपेन, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन क्योंकि 9 मई हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा वाकया, सब ने कहा उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो दुश्मन भी नहीं करता, ये तो हमने हिंदुस्तान के अंदर इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो पाकिस्तान की किसी इतनी सी भी टेरिटरी का बाल बीका कर सके। अगर अभिनंदन आया तो हमने उसको भी उतार के फेंक दिया। सो हमारे पास ये ऐसा वाकया हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी थे, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, उसके बावजूद सब
हैं कि क्या हालात थे, किन बातों पर वो साबिक जजेस जो थे उन्होंने फिर आकर कॉन्फ्रेंस भी किया कि जी हमसे ये ज्यादती हो गई है। उस सब के बावजूद भी अफवाह तफहीम का माहौल मुल्क में रखा गया। अब सवाल यह है कि इस वक्त इन हालात में इलेक्शंस कैंपेन के लिए पीटीआई का आई एम सॉरी वो मार्जिन या वो माइलेज नहीं है जो मुझे पिछले सालों में दिखती थी। इस 9 मई के बाद वो माइलेज बहुत हद तक डैमेज हुई है, खत्म हुई है, खराब हुई है, और इसका जिम्मेदार जो है वो पीटीआई की ज़ाहिर लीडरशिप है, उनके चेयरमैन है। जिस तरह उन्होंने चीजों को ड्राइव किया, जिस तरह वो लेके चले, उसने हर चीज को तहोबाला कर दिया। सो अब ग्राउंड क्लियर है। मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि जो पीटीआई है वो ऑपोजिशन है पार्लियामान के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, और ऑपोजिशन से जो मशावरत है वो आप देखें जरा कैसे हो रही है। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं। राजा रियाज साहब एक बहुत अच्छे आदमी है। मियां शहबाज शरीफ साहब अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू दे रहे थे टेलीविजन पर, उस पर मैंने उनको सुना। उन्होंने कहा बड़े अच्छे आदमी है, बड़ी अच्छी मशावरत हो जाएगी हमारी। यानी ऑपोजिशन भी अपनी है, हुकूमत तो है ही अपनी, और ऑपोजिशन भी वो ऑपोजिशन है जिसको जैसे चाहे आप मोल्ड कर लें। तो मैंने जैसे कहा कि ग्राउंड पर इस वक्त बड़ी विन विन पोजिशन है। और लेकिन आई मस्ट से वन थिंग मोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज बिलखुसूस और बिलुमूम सारी सियासी जमातें, जो आपने कहा ना 13 जमातों का इत्तेहाद है, ये इलेक्शन में उतरें और फिर अवाम की जो सवाल हैं, अवाम के जो एहसासात हैं, अवाम के जो जज्बात हैं, अगर ये उसके साथ किसी भी तरह से कॉम्पीट कर पाए तो फिर सिचुएशन हमें दिखती है। मुझे ऐसा लगता है जाती हैसियत में, हो सकता है मैं गलत हूं, कि बंटवारा होगा और वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता आया है। एक और आपको इत्तेहादी हुकूमत मिलेगी, किसी को पूरी जिसे कहते हैं ना 2/3 अक्सरियत नहीं मिलने वाली। कोई ऐसा 30 मार खानी नहीं होगी कि वो एक ही आदमी जो है वो मुल्क को चलाना शुरू कर दे। तो सबका हिस्सा जिस्सा जिसे आप कहते हैं ना, उस हिसाब से, यानी अगर आसिफ जरदारी साहब ने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है तो फिर वफाकी वज़रा की तादाद उतनी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज ने बैगेज बहुत उठाया, वो कहते हैं हमने रियासत बचाने के चक्कर में सियासत बर्बाद कर दी अपनी, तो उनको उनकी सियासत की बहाली के लिए जनूबी पंजाब तक, फिर कुछ हिस्सा सिंध के अंदर और बलूचिस्तान, तो ऑफ कोर्स वहां तो है ही होगा ही होगा, और फिर मौलाना बाकी सब के साथ इसी तरह का एक आपको मिक्स प्लेट नजर आएगी। मैं नहीं इतनी ऑप्टिमिस्टिक कि किसी एक को जो है 2/3 मेजॉरिटी देकर क्लियर पोजीशन दे दी जाएगी। राइट बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस पेश किया और बड़ा स्ट्रॉन्ग और डिटेल में जाके। सेंटर सैफुल्लाह मकसी साहब, बड़ा क्विक, क्योंकि अब 2 से 3 मिनट रह गए प्रोग्राम वाइंड अप में, मैं क्विक आपसे जवाब चाहूँगी। आप पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है? समझ रहे हैं कि इस जनरल इलेक्शंस में किसी भी पार्टी पे बैन ना लगे और ग्राउंड दिया जाए उन्हें भी इलेक्शंस में कॉम्पीट करने के लिए? बिल्कुल, हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है कि कोई भी सियासी लीडर या सियासी पार्टी जो है उनको इलेक्शन के अंदर मुकाबला करने से रोका जाए या बैन किया जाए या कोई कदम उन पर लगाया जाए जिस वजह से इलेक्शन ना लड़ सके, ये फैसला आवाम का होना चाहिए। ठीक है। और अली गौहर बलोच साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पलड़े हैं, तराजू हैं इंसाफ के, वो क्या तभी इक्वल होंगे जब बैन लगेगा या कोई डिस्क्वालीफाई होगा या जब आउट होगा, या फिर आप भी कहते हैं कि नहीं पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जगह दी जाए और स्पेस दी जाए? जी देखें, बात ये है कि पलड़ों की बात नहीं है। असल में तो ये है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन्होंने ये चीज साबित करनी कि वो वाकई सियासी पार्टीज हैं। जो पार्टी मुल्क में जलाओ घराव की सियासत करे, जो पाकिस्तान के इदारों के अंदर आग लगाए, जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, जो पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाए, क्या वो जस्टिफाई करती है कि वो एक सियासी पार्टी है? तो सबसे पहला तो ये सवाल है, क्या ये काम कभी पीपल्स पार्टी ने किया है, कभी PMLN ने किया है, कभी JUI ने किया है, ये दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं? किसी पार्टी ने भी नहीं किया। आपने देखें कि MQM में एक अल्ताफ ग्रुप था, जब वो एक हद से बढ़े तो फिर वो जस्टिफाई यही हुआ कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और बाकी लोगों ने उनसे किनारा कशी इख्तियार की। अब तो जो PTI के कैंडिडेट थे उनके लिए भी ये शॉकिंग न्यूज थी कि वो एक ऐसी पार्टी, सियासी पार्टी
में रहे या सियासी पार्टी समझ के रहे एक ऐसी पार्टी को जो कि एक्चुअली एक दहशतगर्द पार्टी थी। जो इस किस्म के वाकयात हैं ये सियासी पार्टियों का वतीरा तो नहीं है, लिहाजा जो सियासी पार्टीज हों उनको जरूर इलेक्शन में और पाकिस्तान के आईन के मुताबिक मुकम्मल आजादी होनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्द पार्टियों की तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं कि वो सियासी निजाम का हिस्सा बने। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहबा आपका, लीगौर बलूच साहब आपका, सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही और अच्छा एनालिसिस भी आपने सुना। यकीनी तौर पे हमारे जितने सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं सीनियर, उनको पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और वो अंदर से निकाल के लाते हैं बड़ी खबर। ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रसैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।